Hello everyone, welcome to next lecture of JKSSB class 4th series from Mindzilla We Rise by Lifting Others. So last time हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट की थी. आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, राइट. तो फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि बायो में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में और फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, राइट. तो फिजिक्स में हम क्या देखते हैं अपने नेचर के बारे में, राइट. नेचर और नेचर में होने वाले जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, राइट. लाइक कि हम धरती की तरफ पुल क्यों हो रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं, राइट. तो ये सारे इवेंट्स जो हैं दे कम अंडर फिजिक्स. ये इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, जो सीन इवेंट्स हैं और जो अनसीन इवेंट्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, राइट. फिजिक्स में सबसे पहली चीज़, फिजिक्स के फादर कौन है? आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन को क्यों कहा जाता है फिजिक्स का फादर? इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इन्होंने दिए थे लॉज ऑफ मोशन, राइट. मोशन के लॉज के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया था, राइट. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, आइजैक न्यूटन. अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में. सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, राइट. जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप बाज़ार जाते हो, एप्पल्स लोगे, 2 kg एप्पल दे दो, ठीक है, डजन, 2 डजन दे दो, 3 डजन दे दो. तो हमने क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं. 2 kg एप्पल दे दो यानी कि उसका यूनिट क्या हुआ? kg, राइट. आप मिल्क लेने जा रहे हो, 2 लीटर मिल्क दे दो, तो लीटर क्या हुआ उसका? यूनिट. तो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए, राइट. लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं, कोई हो सकता है मिलीलीटर में बात करेगा, कोई लीटर में बात करेगा, राइट. कोई केजी में बात करेगा, कोई ग्राम में बात करेगा. जब डिस्टेंस मेजर करोगे या लेंथ मेजर करोगे तो मीटर में, किलोमीटर में, एकर्स में, कैनाल्स में, राइट. ऐसे बात हो सकती है. दैट्स वाई इंटरनेशनली हमने क्या किया है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्पेसिफाई किया है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको कहा जाता है एसआई यूनिट, राइट. इस एसआई यूनिट में हमने सबका एक स्पेसिफिक यूनिट रखा है. हर एक क्वांटिटी का अपना एक स्पेसिफिक यूनिट रखा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मास है तो उसके लिए ऐसा यूनिट क्या होगा? हमेशा केजी, राइट. अगर से सपोज हमारे पास लेंथ है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? हमेशा हमारे पास मीटर, राइट. तो ऐसे हमारे पास हर एक चीज़ के, हर एक क्वांटिटी के हमने जो यूनिट्स हैं उनको इंटरनेशनल सिस्टम में स्पेसिफाई किया है, राइट. देन इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है, अब इसके अलावा और भी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, वहाँ पे सबके यूनिट्स दिए हैं. अब इसके अलावा हमारे पास बात आ जाती है क्वांटिटीज़ की. हमने बात की तो हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़. एक हम कह सकते हैं वी हैव स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट. स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितना टाइम हो रहा है तो टाइम का आप बताओगे कि 9 o'clock है, 10 o'clock है, 10 AM है, 11 AM है, राइट. तो इसमें आपने क्या बताया? इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, राइट. कितने किलो एप्पल्स हैं वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड, राइट. कितना अमाउंट है वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड. अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे कि आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, राइट. आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है और प्लस किस डायरेक्शन में है, राइट. स्पीड कितनी है यानी कि मैग्नीट्यूड, किसी चीज़ का अमाउंट लिखते हैं हम कितना है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, प्लस जब हम उसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, राइट.
तो हमारे पास अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करें तो दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, और अगर हम किसी चीज़ के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ओनली मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर लें। हमने बात की कि आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, राइट। अब लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा फोर्स क्या है, राइट। तो फोर्स क्या है हमारे पास, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या बोला जाता है, पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो या अपनी तरफ खींच रहे हो, दैट इज फोर्स, राइट। अब फोर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, इस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग चीज़ें हैं, राइट, हर कोई अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहता है, नीचे गिर नहीं रहा कोई, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। हमें क्या लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ से ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। दूसरी चीज आ गई हमारे पास, दूसरी कौन सी फोर्स आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जब आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हो, या तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे या तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इसमें क्या है, मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये चीज़ है, अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे, ऑपोजिट पोल्स, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, राइट। और ये क्या है हमारे पास, सिमिलर पोल्स, सिमिलर पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, राइट। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या है हमारे पास, द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर मसल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आप जिम विम जाते हो, वहाँ पे डंबल्स उठाते हो, तो वहाँ पे आपकी क्या है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ यूज हो रही है, द फोर्स इज यूज्ड बाय योर मसल्स, राइट। तो ये है आपकी मस्कुलर फोर्स। देन हमारे पास आ जाती है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जब कोई चार्ज बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम क्या करते हैं, अपना स्केल को, कोई स्केल लेकर अपनी रब करते हैं अपनी स्किन पे, राइट। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपकी बॉडी के जो हेयर हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्केल की तरफ। वो क्यों होता है, जब आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है तो कोई भी चार्ज बॉडी जो है, राइट, वो क्या करती है, दूसरी चाहे चार्ज बॉडी हो चाहे अनचार्ज बॉडी हो, उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, व्हेन अ चार्ज बॉडी क्या करती है, इट अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी, अट्रैक्ट करती है किसी और बॉडी को। अब वो जो दूसरी बॉडी है वो चार्ज भी हो सकती है, अनचार्ज भी हो सकती है, राइट। तो ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब इसके अलावा एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट फोर्स है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है हमारे पास, हमने बात की फोर्स यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, दैट विल बी योर फोर्स, राइट। लेकिन से सपोज अगर आपने बॉल फेंकी है, वो बॉल क्या करेगी, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, चलते चलते अपने आप रुक जाएगी, लेकिन वो किसी ने रोकी नहीं, अपने आप रुक गई। अपने आप क्यों रुक गई, क्योंकि जो ग्राउंड की सरफेस थी, ये आपकी ग्राउंड है, आपने यहाँ से बॉल फेंकी,
थोड़ी देर बाद चलते चलते वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राउंड की सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगी, एक अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करेगी, राइट। बॉल पे चलते चलते क्या करेगी, एक अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉल को रोकने के लिए, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, आपकी बॉडी की जो भी स्टेट है, ठीक है, आप जिस भी स्टेट में हो, योर स्टेट इज बीइंग अपोज्ड बाय अ फोर्स, जिस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, आपकी बॉडी की पोजीशन को, स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 सर्फेसिस हैं, 3 सर्फेसिस हैं, राइट। ये आपकी सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे थोड़े थोड़े रिजेस हैं, राइट, और यहाँ पे ज़्यादा रिजेस हैं, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये आइस है, राइट। ये नॉर्मल सी ग्राउंड है आपकी, राइट, और ये जो है आपका पत्थर वाला रास्ता है, राइट। अब यहाँ पे इन तीनों में से आपको चलने में सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ होगी, राइट। सबसे ज़्यादा आराम से कहाँ चल पाओगे आप, इस सरफेस पे, ग्राउंड पे। यहाँ पे रिजेस हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आराम से चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरफेस कैसी है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उस पर चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम। यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चलना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू वॉक, राइट, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, स्लिप, राइट। अब क्या है, कुछ चीज़ों में फ्रिक्शन, जैसे आपके जो अप्लाइंसेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेंट कर देते हो, उसको ऑयलिंग कर देते हो, राइट। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी आपके पास मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके टायर्स हैं, जो व्हील्स हैं, व्हील्स में आप क्या करते हो, ग्रूव्स बना देते हो, रिजेस बना देते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी और आपकी गाड़ी क्या करती है, स्लिप नहीं करती है, राइट। तो ये है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसके बाद हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स में, एक हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन आती है। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि जो आपके व्हील्स होते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने बॉक्स रखा है, इसको धक्का देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, राइट। यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरे केस में मैंने इस अलमीरा के नीचे 2 व्हील्स लगा दिए, अब मुझे फोर्स क्या करनी पड़ेगी, कम अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे व्हील्स लगा दिए। व्हील्स क्या करते हैं, ये वाली इस फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और जब आप इसको मूव करोगे, जब 2 चीजें अब एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। और यहाँ पे जब आप व्हील्स लगाओगे तो ये व्हील्स क्या करेंगे, रोल करते हुए जाएंगे सरफेस पे। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, राइट। इसीलिए जब हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है तो हम व्हील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी बात फोर्स की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। अब इसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं, हाँ, हमने टाइप्स की बात की यहाँ पे, ये थी हमारे पास ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है कांटेक्ट फोर्स है और कौन सी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स यानी कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, दैट विल बी योर कांटेक्ट फोर्स। बिना एक दूसरे के पास आए, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए जब फोर्स अप्लाई होती है तो दैट विल बी योर नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इन फोर्सेस में से कौन सी कांटेक्ट है और कौन सी नॉन कांटेक्ट है।
आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों मैग्नेट्स को आपको बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के टच में आए बिना ये एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं, या तो रिपेल करते हैं, या तो पुश करते हैं, या तो पुल करते हैं, राइट। तो ये क्या हुई हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट। सेकेंड हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूरी नहीं है कि हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तभी ग्रेविटी हम पे एग्जर्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल पेड़ों पे जो हमारे बर्ड्स रहते हैं, राइट, वो सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे वो भी वापस नीचे आएगी, तो राइट, यहाँ पे कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी हुई हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया, ये तो कांटेक्ट फोर्स ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस सरफेस पे आप खड़े हो या जिस सरफेस पे आप मूव कर रहे हो वो सरफेस आप पे क्या करती है, अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स एक्सर्ट करती है। सो दिस विल बी योर कांटेक्ट फोर्स। अब इसके बाद मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर यानी कि आपके मसल्स को कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मसल्स फोर्स कब अप्लाई करेंगे, जब वो कांटेक्ट में आएंगे। अगर आपको कोई बकेट उठानी है तो आपको हाथ से उसको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, राइट। तो मस्कुलर फोर्स क्या होगी आपकी कांटेक्ट फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कैसी हुई आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये भी क्या करती है, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगी किसी और बॉडी को विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है। फोर्स से पहले हम बात कर लें प्रेशर की। फोर्स से पहले अगर हम बात कर लें प्रेशर की, तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड है, मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ और मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर अप्लाई किया, दैट विल बी इक्वल टू, अब किस पे डिपेंड कर देगा, ये जो एरिया है, इतने से एरिया में अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की, तो प्रेशर कितना होगा, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो अगर आपको पेपर में कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए प्रेशर निकालो, फोर्स निकालो, एरिया निकालो, कुछ भी निकालो, दो टर्म्स दी हैं, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, राइट। और अगर फोर्स निकालने के लिए पूछा है तो अभी हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी बात फोर्सेस की। फोर्स के बाद हम बात करें लॉज ऑफ मोशन। मोशन क्या है, मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन क्या है, मूवमेंट, आपकी बॉडी मूव कर रही है, राइट। अब ये मूव कैसे करती है, कब रुकेगी, कब चलेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपके 3 लॉज दिए गए थे, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, राइट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसमें क्या है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स ओन स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, राइट, अगर ये मार्कर मैंने ऐसे रखा है तो जब तक मैं इसे उठाऊंगी नहीं ये हिलेगा नहीं, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है रिमेन्स इन इट्स ओन स्टेट ऑफ पोजीशन। अब वो स्टेट जो है इसकी कैसी हो सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है या मूविंग भी हो सकती है, राइट। तो ये है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है अनटिल, कब तक, एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना आए, राइट। ये हमने अभी बात की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की, कि कोई बॉल है वो चलता जा रहा है, वो चलता रहेगा, ऐसे तो वो चलता रहेगा, पर वो रुकता क्यों है, क्योंकि कौन सी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई वहां पे, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको क्या भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
सेकेंड लॉ आ जाता है हमारे पास। सेकेंड लॉ में क्या है हमारे पास, फोर्स। जो सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज़, अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बुलेट है मेरे पास से, सपोज एक बुलेट है। अगर वो मैंने ऐसे बुलेट हाथ में पकड़ी है, वो आपके ऊपर फेंक दी, कुछ नहीं होगा। अगर वो गन में डाल के चलाई है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्यों चेंज आया, बिकॉज ऑफ उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। मैंने उसकी क्या चेंज कर दी, उसकी स्पीड चेंज कर दी, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो जो उस मोशन का इफेक्ट हुआ, ठीक है, बुलेट यहाँ से यहाँ तक पहुंची, लेकिन दोनों केसेस में उसके मोशन का इफेक्ट जो था वो अलग था। क्यों अलग था, इफेक्ट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, हमारी वेलोसिटी पे। उस चीज़ की वेलोसिटी कितनी है, उस चीज़ की स्पीड कितनी है, राइट। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर सामने से कोई साइकिल पे एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल के आ रहा है, और अगर एक कार आ रही है वो भी उसी स्पीड से चल के आ रही है, या ट्रक आ रहा है वो भी उसी स्पीड से चल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम रखी, स्पीड सेम रखी, लेकिन क्या चेंज हुआ, साइकिल का मास, साइकिल और उस पर जो बैठा बच्चा उसका मास कितना होगा, उसका मास कम होगा। जो ट्रक आ रहा है उसका मास ज़्यादा होगा। तो दूसरी चीज़ ये किस पे डिपेंड करती है, मास पे, राइट। तो मोशन का जो इफेक्ट है, मोशन के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, राइट। तो ये जो मोमेंटम है ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी वेलोसिटी पे एंड आपके मास पे, राइट। मोमेंटम डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे और मास पे। मोमेंटम क्या है, आपके मोशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। मोमेंटम को हम डिपिक्ट करते हैं P से, राइट। देन अगर हम बात कर ले इफेक्ट ऑफ मोशन, हमने बात की। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम से पता चलेगा आपके पास कितनी क्या है, फोर्स है, राइट। और यहीं से हमने डिराइव किया है ये फॉर्मूला, फोर्स जो किस पे डिपेंड करती है, मास पे एंड एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में टर्म्स नहीं बताई। सबसे पहले हमारे पास एक आती है स्पीड, देन वी हैव वेलोसिटी, देन वी हैव एक्सेलरेशन, राइट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर स्पीड। दूसरी चीज़ आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक और चीज़ आपके पास समझनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आपको A से B तक जाना है, ये 2 पॉइंट है आपके पास A और B, हमको ये A से B तक जाना है। अब यहाँ तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि A से B तक आने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपके डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकते हैं, राइट। लेकिन A से B तक जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा A और B के बीच का, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन योर टाइम, राइट। तो वेलोसिटी कई बार स्पीड के बराबर भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, बट स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। वेक्टर यानी कि हम इसमें डायरेक्शन भी ऐड करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब एक्सेलरेशन क्या है, हमारी एक्सेलरेशन हो जाती है हमारी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। तो हमने यहाँ बात की, हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। मोमेंटम से हमने डिराइव किया क्या, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स जो किसके बराबर है, मास। और यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब न्यूटन ने पढ़ा तो उन्होंने एक्सेलरेशन किसकी कही, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉल है, ये आपकी अर्थ है,
ठीक है, यहाँ से वो अर्थ की तरफ कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से नीचे आने की कोशिश करेगी, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे बना, यहाँ पे स्पीड की हमने बात की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का हमने ऐसा यूनिट कितना बोला, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड अगेन। एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम दोबारा ले लिया इनटू सेकेंड, तो यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास फोर्स क्या आ गई, फोर्स जो है इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब मास का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, केजी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने आपको बताया अभी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म दे दी, एक नया यूनिट दे दिया जिस अपने नाम से न्यूटन, राइट। तो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, इज मेजर्ड इन न्यूटन, राइट। अब इसके बाद ये हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या है, आपने अपने छोटे भाई को चांटा मारा, लेकिन क्या हुआ, आपको भी उतनी ही लगी। दिस इज योर थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये दीवार है या ये बोर्ड है, आप इस पे मारोगे और आपके हाथ पे भी वापस से लगेगी, दैट मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये कहता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, राइट। तो ये हमने बात की कुछ न्यूटन के लॉज के बारे में, और यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स भी डिस्कस की, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। स्पीड में हमने बात की, स्पीड का यूनिट क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि अगेन मीटर अपॉन सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये कुछ यूनिट्स आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपके यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ, आपको कन्वर्जन के लिए भी कई बार आता है। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाता है, जैसे सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, राइट। ऐसे करके 1 केजी में कितने ग्राम हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में आपको यूनिट्स और कुछ कन्वर्जन वाले यूनिट्स आपको दिए हैं, एसआई यूनिट्स भी दिए हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। तो ये थी बात हमारी फोर्सेस की एंड मोशन के। मोशन में हमने पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जब आप देखते हो गन में क्या है हमारे पास, गन से जब हम बुलेट चलाते हैं तो गन में क्या लगता है, जर्क लगता है। अगर शोल्डर पे भी रखा है तो शोल्डर में जर्क लगेगा। वहाँ पे क्या होगा, जो बुलेट है वो जिस वेलोसिटी से गई है उसने क्या किया है, ऑपोजिट रिएक्शन किया है, राइट। तो अगर आपको एग्जांपल आ सकती है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है वो किसकी एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाँ, जो आपके मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स जब ऊपर जाती हैं तो अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होगा तो नीचे गैसेस रिलीज होंगी, वो गैसेस का प्रेशर एक्सर्ट होगा डाउनवर्ड साइड, और जो आपकी मिसाइल है वो अपवर्ड मूव करेगी बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो ये था आपका फोर्स एंड मोशन। इसके बाद हम बात कर लें आपकी एनर्जी की। एनर्जी में क्या है हमारे पास, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है। एनर्जी में हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी है कि हम कहाँ से एनर्जी यूज़ करते हैं। एक आगे हमारी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल यानी कि जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, आपका पानी है, अगर आपने पानी से एनर्जी डिराइव की है तो वो पानी वापस से अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन पे चला जाएगा, राइट। सो ये है हमारे पास रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, जो एक बार यूज़ कर लिया यानी कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अब आपके पास एनर्जी में सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, जो आपको कहाँ से मिलती है, फ्रॉम सन। देन वी हैव जो हमें वाटर से मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो एनर्जी, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास और कौन सी एनर्जी आ जाती है, हाँ, विंड एनर्जी,
जो विंड की मूवमेंट से हम डिराइव करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करके हम यूज़ करते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपकी, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है वहाँ पे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं आपकी एनर्जी की। इसके अलावा आपके पास केमिकल एनर्जी, अगर आप काम कर रहे हो दिन भर, यानी कि आपकी बॉडी में जो केमिकल, आपकी बॉडी का जो फ्यूल है, क्या है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फ्यूल? ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोज को यूज़ करके, केमिकल्स को यूज़ करके, उनका ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज़ योर केमिकल एनर्जी। देन वी हैव थर्मल एनर्जी, राइट। थर्मल एनर्जी यानी कि जो आपका कोल, पेट्रोलियम, राइट, इन सब को यूज़ करके जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, राइट, या फिर हीट एनर्जी कहा जाता है जिसको, राइट। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं आपकी एनर्जी की। अब हीट एनर्जी, इसमें मेन है आपका जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी में एक लॉ है, हमने केमिस्ट्री में लॉ की बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो हमने अभी टाइप्स देखी एनर्जी की, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोलर एनर्जी आ रही है, सन से जब हम सोलर पैनल से जब एनर्जी लेते हैं तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। जो आपका हाइड्रो एनर्जी है, पानी से जो एनर्जी लेते हैं, जब डैम्स बनते हैं आपकी, फिर वो पानी टर्बाइंस को रोटेट करता है, देन वो कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो वहाँ पे एक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी, राइट। सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, जो आपकी हीट की ट्रांसफ़र होती है बेसिकली 3 मेथड से होगी। एक कंडक्शन, सेकेंड इज योर कन्वेक्शन, थर्ड इज योर रेडिएशन। यहाँ तो आपकी हीट जो है इट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रे। हीट रे जो आती है आपकी, राइट, रेज की फॉर्म में रिलीज होगी, जो आपकी सन से रेज आ रही है, रेडिएशन है। दूसरा आ गया आपकी कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक चाय का कप रखा है यहाँ पे, राइट। इसमें क्या है? चाय है, गर्म है, यानी कि इसके अंदर क्या है? हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है, ये क्या करेंगे? पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे? हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे अपने कप में, राइट। कप की जो सरफेस होगी उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी जो आपके एयर के पार्टिकल्स हैं, राइट। क्या हुआ? जो चाय के पार्टिकल्स थे उन्होंने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके एनर्जी को, हीट को ट्रांसफ़र किया कप की सरफेस तक। कप की सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे उन्होंने वाइब्रेट किया और हीट को ट्रांसफ़र किया कहाँ? एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं। तो हीट का ट्रांसफ़र हो गया थ्रू कंडक्शन, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव करेंगे। यहाँ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर कर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा? पार्टिकल्स खुद मूव करेंगे, पार्टिकल्स विल मूव देमसेल्व्स। होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्शन में क्या है? हमने घरों में एसी लगाया है, एसी रूम में ऊपर लगाया होता है, राइट। क्या होगा? ऊपर जो होगा ठंडी हवा प्रोड्यूस होगी एसी से, राइट। ठंडी कैसे होगी? ऊपर से सपोज हमारे पास यहाँ पे जो एयर की जो लेयर्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? कूल। नीचे रूम में जो है एयर की जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं? हॉट, राइट। धीरे धीरे क्या होगा? कूल लेयर्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द मास। तो जो कूल लेयर्स होती हैं एयर की, कूल जो एयर के पार्टिकल्स होंगे दे विल बी डेंसर। डेंसर का मतलब होता है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है? डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट एरिया। किसी एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं कितने हैं, राइट, उसको बोला जाता है डेंसिटी। तो जो कूल एयर है उसकी, इस लेयर की डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉट लेयर, राइट। तो जितनी ज़्यादा डेंस चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी वो नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये जो कूल लेयर है इट विल कम डाउनवर्ड्स और हॉट लेयर्स विल मूव अपवर्ड, ठीक है।
फिर से AC से ठंडी हवा प्रोड्यूस होगी एंड द कूल लेयर्स विल मूव डाउनवर्ड एंड द हॉट लेयर्स विल मूव अपवर्ड। तो ये जो है आपका फिनोमिनन किसका, कॉन्वेक्शन का। सेम केस होता है आपके हीटर्स में भी। हीटर्स हम नीचे इसीलिए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हॉट लेयर्स जो हैं दे विल रिमेन डाउनवर्ड्स, राइट। हॉट लेयर्स जो हैं दे विल ट्राई टू मूव अपवर्ड और कूल लेयर्स जो हैं वो नीचे आने की कोशिश करेंगी। नीचे आने की कोशिश करेंगी, फिर से हीटर क्या करेगा, हॉट लेयर प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ योर कॉन्वेक्शन, राइट। और तीसरा आपका रेडिएशन है, राइट। तो ये है आपका एनर्जी की फॉर्म्स और हीट का ट्रांसफ़र। इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे वेव्स की। वेव्स में हमने पढ़ना है साउंड वेव और लाइट वेव्स, राइट। साउंड वेव और लाइट वेव में क्या डिफरेंस है, साउंड वेव जो है इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, उसको कोई मीडियम चाहिए, रास्ता चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर इस रूम में कोई भी मीडियम नहीं होगा, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाहर तक आवाज़ नहीं जाएगी तब तक अगर यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। वैक्यूम मीन्स कि कोई भी पार्टिकल नहीं है, ना ही गैशियस पार्टिकल है, ना सॉलिड पार्टिकल है, ना कोई लिक्विड पार्टिकल है, राइट। जब वैक्यूम है तो साउंड को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो इसके बाद हम बात करेंगे वेव्स की नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव अ लाइक।